हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल का अगला कॉमिक विशेषांक, धूम्रकेतु। संजय गुप्ता की पेशकश, हास्य सम्राट बांकेलाल का हास्य कॉमिक धूम्रकेतु। लेखक तरुण कुमार भाई, हास्य सलाहकार संजय गुप्ता, विवेक मोहन, संपादक मनीष गुप्ता, चित्रांकन बेदी, सहयोग गौरव, मोनिका, मिथिलेश। कहते हैं परीलोक बादलों में स्थित है। देवी देवताओं के स्वर्ग की कल्पना भी आकाश में की गई है, किंतु चाहे वो परिलोक हो या देवी देवताओं को स्वर्ग, इतिहास गवाह है कि बुराई हमेशा अच्छाई की परछाई बनकर चलती है। जैसे राक्षस लोक धूम्रकेतु, जिसकी तीन दिशाओं में तीन राक्षस भाइयों का राज है और चौथी दिशा में नेकशीरी मानवों का। उत्तर में है राक्षसराज कूड़ मगज का शासन। सेनापति फफूंद केतु, आज राज दरबार में कूड़ा इतना कम क्यों नजर आ रहा है? जरा भी बदबू नहीं आ रही? थोड़ी सी मक्खियों और एक दो सुअर भी और छोड़ो। क्षमा करें राक्षसराज, मैं प्रबंध करता हूँ। दक्षिण में है राक्षसराज मूड मगज का राज्य। महाराज, चलकर स्नान कर लें। वर्षा के जल से भरे बादल धूम्रकेतु से होकर गुजर रहे हैं। मानसून के बादल निकल गए तो फिर 9 माह तक स्नान नहीं कर पाएंगे। अभी इच्छा नहीं है प्रिय दंत की। अगर बादल निकल गए तो मैं अगले मानसून में नहा लूंगा। पश्चिम में फहराती है राक्षसराज गूढ़ मगज की पताका। राक्षसराज गूढ़ मगज क्यों ना स्वर्ग पर आक्रमण करके पूरे स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लें। महामंत्री पोपट केतु, एक बार भ्राता श्री मूढ़ मगज ने ये चेष्टा की थी, किंतु स्वर्ग से शिवपुत्र भगवान गणेश ने अपने मूषक को विराट रूप में उन पर छोड़ दिया और भ्राता श्री को दुम न होते हुए उन्हें दुम दबाकर भागना पड़ा। अगर धूमकेतु लोक की चौथी दिशा में नेक श्री मानवों का वास न होता तो मूषक हमारे पूरे लोक को निकल जाता। इसलिए ये विचार दिल से निकाल दो। पूरब में शीरी मानव राज शाकाहारी की चलती है। फल और जल ही जीवन है। शाकाहार का सेवन करो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, बोलो। धूम्रकेतु की तबाही का श्री गणेश उस दावत से होने वाला था जो मूढ़ मगज ने अपने दोनों भाइयों को दी थी। आओ कूड़ मगज, आओ गुड़ मगज, आज तुम्हें दावत पर बुलाने का मन हो आया, इसलिए दावत दे डाली। विभिन्न प्रकार के मांसाहारी व्यंजन तैयार हैं, आइए भोजन आरंभ करें। मांसाहारी? किंतु मांसाहारी व्यंजन तो हम अपने अपने घरों में प्रत्येक दिन सुबह शाम खाते हैं। सब जानते हैं कि धूम्रकेतु लोक पर फल केवल आपके राज्य में ही उगते हैं, क्योंकि यहाँ की भूमि ही उनको उगाने के लिए उपजाऊ है। हम तो यही सोचकर आए थे कि आज तुम हमें फलों की ही दावत दोगे। मैंने सुना है कि यहाँ पैदा होने वाला फल अमरूद बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं तो केला खाने की सोच कर आया था मूड, और तुम मांस पर टरका रहे हो। ये बात। सेनापति उद्रपाद, मांसाहारी व्यंजन हटाकर अति शीघ्र फल और फलों की चाट मेरे भाइयों के सामने पेश करो। मैं चाटे हुए फल नहीं खाऊंगा। भैया कूड़ मगज, चाट का अर्थ चाटे हुए फल नहीं होता। चाट का अर्थ होता है कई फलों का मिश्रण। ओह, तब ठीक है। महाराज, ज़रा तनिक इधर पतली गली में आइए। महाराज, आप तो जानते ही हैं कि फल हमारी भूमि पर पैदा अवश्य होते हैं, किंतु वो यहाँ नहीं रहते नहीं। फल पकने पर समय भी वृक्षों से टूटकर शाकाहारियों के इलाके में चले जाते हैं, क्योंकि शाकाहारियों के इलाके में ना तो मांस उपलब्ध है ना शाकाहार। मांस को तो वो छूते भी नहीं। हमारे यहाँ केवल वही फल लटके रह जाते हैं जो सड़कर खाने योग्य नहीं रह जाते। तुम्हारी बात ठीक है सेनापति, परंतु अभी कल ही तो मैंने आम, अनार और अंगूरों से लदे वृक्ष देखे हैं। देखे हैं? देखे हैं नहीं महाराज, देखे थे। कल शाम ही हमेशा की तरह वो आंधी आई जिसे हम फल पाड़ कहते हैं। फल पाड़ आंधी सारे फलों को तोड़ व उड़ाकर शाकाहारियों के इलाके में ले गई। मूढ़ मगज को परेशान देखकर कूड़ मगज गुड़ मगज उसके निकट आ गए। हमने सारी बातें सुन ली हैं भ्राताश्री। ये शीरी मानव हमारे लोक पर ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर कोढ़ का दाग। इन्हें मिटाना ही होगा। आज इन्हीं के कारण हमें फलों की चाट खाने को नहीं मिली। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। सच्चाई यही है भाइयों कि इन फलों का आनंद हम नहीं ले पाते। मेरी पत्नी को फल बहुत पसंद है, पर मैं आज तक उसे एक बेर भी नहीं लाकर दे सका। भैया गुड़ मगज, तुम्हारी क्या राय है? कर दें शीरी मानवों पर हमला? पर तुम्हारी राय की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमला करने का मेरा मन बन गया है। सब जानते हैं कि जब तुम्हारा मन बन जाता है तो तुम वो काम करके ही रहते हो, इसलिए अब हमें तुम्हारा साथ देना ही होगा। तभी वहां प्रवेश किया राजगुरु तमतमा केतु ने। जब तुमने ये निश्चय कर ही लिया है
तो मैं तुम्हें यह रहस्य भी बता दूं कि शीरी मानवों की सारी शक्ति उनकी दाढ़ी में है। सेनापति उद्रपांत, उस्तरा सेना का प्रबंध करो। राक्षसों के द्वारा चढ़ाई का समाचार सुनते ही शाकाहारी के जहन में खलबली मच गई। एक भविष्यवाणी के मुताबिक धूम्रकेतु का भविष्य हमारी दाढ़ी में ही सुरक्षित है, और ये रहस्य शायद राक्षसों को मालूम हो गया है। अगर उन्होंने अस्त्रों से हमारी दाढ़ी छांट दी तो धूम्रकेतु टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा, किंतु तीनों मगजों को रोका ना जा सका। कोई भी बचने ना पाए। उड़ा दो सबकी दाढ़ी। दाढ़ी काटने से पहले कम से कम ऊपर साबुनी की झाग तो बना दो। बचा केवल शीरी राज शाकाहारी। बहुत फल खा लिए। देख शाकाहारी, आम के रस से तेरी दाढ़ी में चींटियां चिपकी हैं, पर अब ना दाढ़ी रहेगी ना इसमें चींटियां लगने का भय रहेगा। और ना रहेगा धूम्रकेतु। शाकाहारी की दाढ़ी पर उस तरह चलते ही धूम्रकेतु की धरती के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। ये क्या? ये धरती क्यों कांपने लगी? मैं गिरा। धूम्रकेतु का भविष्य हमारी दाढ़ी में था, जिसे तुमने काट दिया। अब धूम्रकेतु नहीं बचेगा। नहीं, मैं तुम्हारी दाढ़ी कौन से चिपका दूंगा, पर धूम्रकेतु को बचा लो। तुम्हारी दाढ़ी की जड़ें तो अभी अंदर ही हैं। मैं उन्हें अपने तीक्ष्ण नाखूनों से खींच खींच कर बाहर निकालकर तुम्हारी दाढ़ी फिर से उगा दूंगा, पर धूम्रकेतु को बचा लो। अब कुछ नहीं हो सकता। धूम्रकेतु टुकड़े टुकड़े होकर रहेगा। अब खा लो चाट। कड़ाक, और भीषण धमाकों के साथ धूम्रकेतु 4 टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। भविष्यवाणी के मुताबिक ग्रह के टुकड़े होते ही मेरी शीरी मानव तो बारिशों की बूंद के रूप में बरस जाएंगे, और संपूर्ण राक्षस जाति कंकड़ पत्थरों में। विशालगढ़ की धरती पर उस भीषण धमाके का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन मुझे पता चल गया है कि कोई धमाका हुआ है, और यह धमाका धूम्रकेतु लोक के टूटकर 4 टुकड़ों में बिखर जाने का धमाका था। उन 4 टुकड़ों में से 3 कूड़, मूड़ और गूढ़ नामक टुकड़े विध्वंसकारी हैं, परंतु एक टुकड़ा शाका, पवित्र और मोक्षकारी है। वो टुकड़ा अगर किसी से आ टकराए तो उसे साक्षात भगवान स्वर्ग ले जाएंगे, और वो भाग्यवान मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे उस टुकड़े के गिरने की सही स्थिति व समय का पता है। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसके लिए मैंने नीम के पेड़ तले पुण्य के पकौड़े तले, यानी लोगों को पृथ्वी पर आने वाले प्राकृतिक संकटों के विषय में बताकर उन्हें उनसे सावधान किया, और उनसे उनकी प्राण रक्षा की। ढेरों पुण्य कमाया। किसी शैतान पक्षी ने मेरे सिर पर बीट भी कर दी तो मैंने उसे दंड भी नहीं दिया। मगर बाकेलाल के साथ कोई पक्षी अगर शैतानी कर जाए तो बाकेलाल उसे दंड दिए बिना नहीं छोड़ता। शैतान तोते, तुझे पीट करने के लिए बाकेलाल का ही कंधा में लाता। ठहर जा दुष्ट, तुझे इस गुलेल में अभी मार गिराता हूँ। टैं टैं, भाग तोते, क्या तो बाकेलाल निकला। बाकेलाल ने तोते को निशाना बनाया। तू बाकेलाल की गुलेल के निशाने से नहीं बच सकता नामुराद। टैं टैं, बाकेलाल माफ कर दे यार, बड़ी जोर से आई थी, क्या करता, निकल गई। मगर तोते का भाग अच्छा निकला, क्योंकि बाकेलाल तो जैसे उसी पल गुलेल चलाना ही भूल गया। हे भोले शंकर, ये क्या हो गया? गुलेल उसी क्षण बाकेलाल के मुंह से छूट गई, सॉरी हाथों से छूट गई। ये तो मेरी ही ओर आ रही है। बाके की सिट्टी पिट्टी गुम थी। बचकर भागने का भी समय नहीं है। मैं उस स्थान पर आ पहुंचा, पर उस स्थान पर तो एक मानव पहले से खड़ा है। बाके की निगाह भी पास आ गए ऋषि पर पड़ चुकी थी, और बड़े सही अवसर पर आया है बेटे ऋषि। और दूसरे ही क्षण ऋषि की चीख गूंज उठी, ए विष्णु, ए ब्रह्मा था। बाप रे, अगर इसे अपने आगे ना करता तो ये पत्थर सीधा मुझसे आकर टकराता, पर ऊपर से गुलेल किसने चलाई? ऋषि से आ टकराया वो पत्थर धुआं बनकर उड़ गया। अरे, पत्थर धुआं बनकर गायब हो गया। बाकीलाल, यह पत्थर साधारण नहीं था। यह धूम्रकेतु से टूटकर अलग हुआ शाखा पत्थर है। उसका टकराना तो शुभ था। अगर यह तुझसे टकराता तो तुझे स्वयं भगवान स्वर्ग ले जाने आते। थोड़ी देर बाद देख लियो, पर तूने मुझे आगे करके ये सुख मेरी झोली में डाल दिया। बाकीलाल, मेरा नाम भविष्याचार है। मैं भविष्य विशेषज्ञ हूँ। अभी कुछ देर पूर्व धूम्रकेतु लोक 4 टुकड़ों में बट गया है। एक टुकड़ा तो मुझसे आ टकराया, किंतु अभी 3 टुकड़े पृथ्वी पर पहुंचने बाकी हैं। ये विनाशक टुकड़े हैं। जहाँ गिरेंगे किसी एक के प्राण अवश्य लेंगे। मैं तुझे उन टुकड़ों के गिरने की सही स्थिति व समय बता दूंगा। अब ये तेरी जिम्मेवारी है कि तू इन विनाशक टुकड़ों को किसी निर्दोष के प्राण हरण करने से रोके। बोल, करेगा ना ये काम? देखूंगा। बाकीलाल, ये विनाशक टुकड़े हैं कूड़, मूड़ व गूढ़। सबसे पहले कूड़ गिरेगा, फिर मूड़, फिर गूढ़। बाकीलाल बड़े ध्यान से सुन रहा था ऋषि भविष्याचार की बातें।
ऋषि भविष्याचार्य ने अपनी बात समाप्ति की थी कि आह बाकीलाल, वो देख, स्वयं भगवान विष्णु मुझे स्वर्ग ले जाने आए हैं। बाकीलाल, तू बदनसीब निकला। अगर सशरीर स्वर्ग चला जाता तो वहाँ अप्सराओं के बीच आनंद पूर्वक रहता, 36 प्रकार के व्यंजन खाता, पर अब सारा आनंद मुझे मिलेगा। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे भगवान विष्णु। किंतु भगवान ऋषि भविष्याचार्य को सशरीर स्वर्ग ले गए। ओहो, इस ऋषि का शरीर तो सचमुच वायु में तैरता हुआ स्वर्ग जा रहा है। निसंदेह ये अपने आप नहीं जा रहा है, इसे स्वयं भगवान विष्णु ही ले जा रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ऋषि भविष्याचार्य ने जो कहा वह सत्य है। धूम्रकेतु का एक टुकड़ा तो गिर गया, 3 और गिरने वाले हैं, और वो टुकड़े विनाशक हैं। और वो टुकड़े कहाँ गिरने हैं ये भी मुझे मालूम है। और मैं सोच रहा हूँ कि वो टुकड़े तो गिरने ही हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि जब वो टुकड़े गिरने ही हैं तो फिर मुच्छड़ मनहूस पर क्यों ना गिरे। और मैं सोच रहा हूँ कि वो मारा पापड़ वाले को अगर एक भी टुकड़ा मोटे मुच्छड़ मनूस पर आकर गिर गया तो मेरा काम फौरन बन जाएगा। दूसरा टुकड़ा कूड़ आज ही सूर्यास्त के समय जल में गिरेगा। मुझे महाराज को लेकर उस स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। जल की ही समस्या से पीड़ित कई लोग उस समय राजा विक्रम सिंह के सम्मुख उपस्थित थे। उस वेल राक्षसी से हमारी रक्षा करें महाराज, उसने हम मछुआरों का जीवन दूभर कर दिया है। हम अवश्य कुछ करेंगे, तुम लोग अभी जाओ। सेनापति, इन निर्धन मछुआरों की मदद तुम किस प्रकार से कर सकते हो? महाराज, जब तक हम वेल राक्षसी को समाप्त करने की कोई योजना न बना ले तब तक मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना प्रत्येक दिन भेड़ बकरियों को एक नौका में ले जाकर वहाँ छोड़ दिया जाए। उन्हें खाकर वेल राक्षसी का पेट भरेगा तो वो मछुआरों पर आक्रमण नहीं करेगी। उनमें से एक बकरी के पेट पर विष की थैली बांध दो ताकि उसे खाते ही वेल राक्षसी का अंत हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वाह, ये तरीका उचित है महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ। कब वक्त ये काम की बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सेनापति ने भेड़ बकरियों को नौका पर लाद कर नौका समुद्र में रवाना की। मैं शुक्र है हवा का बहाव भी उसी ओर है, अन्यथा मुझे नौका लेकर जाना पड़ता। अब कुछ ही देर में बकरी के पेट पर बंधी विष की थैली पेट में पहुंचते ही वेल राक्षसी मारी जाएगी। 1 घंटे बाद। सेनापति जी, नौका वापस आ रही है। ओह, इसका मतलब काम हो गया। मुझे पता था काम हो जाएगा, पर यह क्या? सेनापति जी, ये बकरी तो वापस आ गई है। ओह, चालाक वेल राक्षसी हमारी योजना को भाग गई लगती है, इसलिए वो इस बकरी को छोड़कर शेष सभी भेड़ बकरियों को खा गई। इधर उसी समय विक्रम सिंह के कक्ष में। महाराज, अति शीघ्र मेरे साथ चलें। पर बाकीलाल कहाँ? बाकीलाल राजा विक्रम सिंह को लेकर समुद्र तट पर पहुंचा जहाँ नौका बिल्कुल तैयार खड़ी थी। बाकी, तुम बताते क्यों नहीं? तुम हमें समुद्र में कहाँ ले जा रहे हो? अभी सब पता चल जाएगा महाराज। बाकी नौका को बीच समुद्र में ले चला। बाकी, अब तो बताओ। महाराज, दरअसल मुझे कुछ देर पूर्व शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है कि अगर आज सूर्यास्त के समय समुद्र के बीच नौका पर खड़े होकर मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाई जाएं तो राज्य से एक बड़ा संकट टलेगा। और मैं यही काम करवाने के लिए आपको यहाँ लाया हूँ। कूड़ नामक वह दूसरा विनाशक टुकड़ा समुद्र में उभरी इस चट्टान की दाईं ओर 2 हाथ दूर गिरेगा। बाकीलाल, तुम्हें विशालगढ़ की कितनी चिंता है? बाकीलाल ने नौका उसी स्थान पर रोकी जहाँ की विनाशक टुकड़ा आकर गिरना था। जैसे ही मुझे विनाशक टुकड़ा कूड़ गिरता दिखेगा, मैं उस उभरी हुई चट्टान पर कूद कर बच जाऊंगा और टुकड़ा आकर मुच्छड़ का काम तमाम कर डालेगा। लीजिए महाराज, मैं आटे की खूब सारी गोलियां लेकर आया हूँ। कूड़ के आने तक इन्हें मछलियों को खिलाते रहें। लेकिन इससे पहले कि विक्रम सिंह आटे की गोलियां समुद्र में मछलियों की ओर फेंकता कि तभी मछलियां पकड़ने आए थे, मछली ने पकड़ लिया। अरे बाकीलाल, ये लोग रो क्यों रहे और ये अचानक कहाँ से आ गए? मगर उनके देखते ही देखते वह नौका उनके सवारों सहित गायब हो गई। बाकीलाल, नौका और उसके सवार कहाँ गए? पता नहीं महाराज। नौका डूबी भी तो नहीं, सिर्फ गायब हो गई, और वो भी देखते ही देखते। शायद हमें कोई भ्रम हुआ होगा। आप मछलियों को आटा खिलाना शुरू करें महाराज। पर आखिर वो नौका गई कहाँ? विक्रम सिंह ने आटे की गोलियां जल में फेंकना शुरू कर दी। महाराज, वो देखिए, सैकड़ों मछलियां उछलती कूदती आटे की गोलियां खाने आ रही हैं। एक बार फिर दिखी वही नौका। भाग जाओ, ये मछलियां नहीं वेल राक्षसी है जो पास आते ही अपना असली रूप रंग दिखाएगी। मछलियां पकड़ने आए थे, मछली ने पकड़ लिया। बाकी, वो देखो फिर वही नौका। बाकीलाल, नौका गायब हो गई। ये कहीं कोई भूत नौका तो नहीं और सारे के सारे सवार भूत? तुम ठीक कहते हो बाकीलाल, इनमें से एक वेल राक्षसी का जिक्र कर रहा था और आज सुबह ही मछुआरों ने मुझे इस विषय में बताया है। ये अवश्य उसी वेल के शिकार हुए मछुआरों के भूत हैं। इन्हें भी अपनी
नौका लेकर आने के लिए यही स्थान मिला था क्या? ये कमबख्त सूर्यास्त क्यों नहीं हो रहा? कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ होने की शुरुआत तो हो भी चुकी थी। अरे वाह, इतना मोटा शिकार, 2 दिन तक भोजन करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बाकीलाल, वो देखो, सैकड़ों छोटी मछलियां मिलकर एक विशाल वेल में बदल गई। यही है वो वेल राक्षसी जो समुद्र में आने वाले मछुआरों की नौकाएं पलट कर उन्हें अपना आहार बना लेती है। वेल राक्षसी, ये सब कहाँ से आ बनी? ओह, ये टक्कर जड़कर हमारी नौका को भी पलटने की चेष्टा कर रही है बाकीलाल। थोड़ी देर में तुम दोनों मेरे पेट में होगे। महाराज, आटे की गोलियां जल में फेंक दें। आटा ग्रहण करके शायद उसकी भूख मर जाए। मेरा पेट आटे की गोलियों से नहीं भरता। बाकी ये तो नौका को पलटे दे रही है। इन टक्करों से नौका उस स्थान से हट गई है जहां कूड़ नामक विनाशक टुकड़े को आकर गिरना है। थत तेरे की बाकीलाल, तू कूड़ के गिरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहा है? तुझे तो मुच्छड़ की मृत्यु से मतलब है। तू इसे पानी में क्यों नहीं ढकेल देता ताकि वेल इसे जबड़ों में भींचकर यहाँ से चली जाए? मन ही मन ये सोचकर बाकीलाल खड़ा होकर चिल्लाया, महाराज, आटे की सारी गोलियां वेल की ओर फेंकनी पड़ेंगी। जल्दी करें महाराज, वेल राक्षसी पलट कर आती होगी। बाकीलाल, तुम तो कह रहे थे कि बड़ा संकट टल जाएगा, पर यह तो बड़ा संकट आन पड़ा। संकट अवश्य टलेगा महाराज। वो देखिए, वेल राक्षसी पलट कर फिर से इधर ही आ रही है। इस बार जैसे ही वो निकट आए, ये थैला उसके खुले मुंह में फेंक देना। ठीक है बाकीलाल, जैसे तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। कमाल है, 2 टक्करों के बाद भी नौका नहीं पलटी। फिर वेल राक्षसी जैसे ही निकट आई और बाकीलाल ने विक्रम सिंह को ही पानी में ढकेल दिया। मुच्छड़, चल पानी में। बाकीलाल, और ये क्या कर रहे हो? अरे वाह, भोजन खुद पानी में आ गिरा। ये तो गले में ये ढक गया, अब दूसरे को नहीं खा सकती। वो मारा मोटा गया मोटी के पेट में। बाकीलाल प्रसन्नता के आवेश में कूड़ को भी भूल गया। आखिर आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। जय हो भोले शंकर, तेरी जय हो। लेकिन बाकीलाल की यह प्रसन्नता अधिक समय तक कायम नहीं रही, क्योंकि ठीक तभी वेल राक्षसी उसी स्थान से गुजरी जहां आकर गिरना था कूड़ को, और कड़ाक धड़, कूड़ के जबरदस्त प्रहार से वेल राक्षसी का शरीर फट गया। और बाकीलाल, मैं वेल के पेट से बाहर आ गया, मुझे नौका में चढ़ा लो। हे भोले शंकर, ये क्या? कब बकत कूड़ को उसी वेल राक्षसी पर क्यों लापटका? बाकीलाल, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं तैर सकता। चलो, जो हो गया सो हो गया। मैं नौका को पीछे से खेता हूँ ताकि मोटा नौका में चढ़ ही ना पाए। बाकी तुम नौका को पीछे क्यों ले जा रहे हो? अवश्य वायु का दबाव नौका को पीछे ले जा रहा होगा। बागर बाकीलाल पर उस समय घड़ों पानी फिर गया जब, अरे ये क्या? ये तो वही भूत नौका है और उसमें सवार भूत मुच्छड़ को बचा रहे हैं। हमने जीते जी आपका नमक खाया और मृत्यु पश्चात भी आपके ही राज्य का समुद्री नमक खा रहे हैं। हम आपको डूबने नहीं देंगे। भूत नौका को भूतों ने विक्रम सिंह को बाकी की नौका में पहुंचा दिया। बाकीलाल, ये नेक भूत हैं, इनसे डरना मत, ये तो मेरे प्राण बचा रहे हैं। मैं डर कहाँ रहा हूँ महाराज? इन कमबख्त भूतों को भी अभी आना था। महाराज, हम उन गरीब मछुआरों के भूत हैं जिन्हें उस वेल राक्षसी ने अपना आहार बनाया। आपने और बाकीलाल जी ने जिस प्रकार अपनी सूझबूझ से वेल राक्षसी के प्राण लिए, उसे देखकर हम गदगद हो उठे। अब यह क्षेत्र वेल राक्षसी के आतंक से मुक्त है और उसकी मृत्यु के साथ ही हमारी मुक्ति का द्वार भी खुल गया। किंतु जाने से पहले हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। नामुरादो, दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरे ही क्षण, अरे, इतने हीरे मोती! समुद्र तल में तो इनकी भरमार है। जी हाँ महाराज, इन उपहारों का प्रयोग केवल आपके ही निर्देशों पर होगा और हम जानते हैं कि वो भले कार्यों के लिए ही होगा। यानी कि पानी के भूतों ने विक्रम सिंह की नौका किनारे पर पहुंचा दी और, अच्छा महाराज, अलविदा, अप्पा होड़ चल दे आएंगे यहाँ। अलविदा अच्छे भूतों, प्यारे भूतों। भक्तों ने सारा खेल खराब कर दिया। बाकीलाल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम मुझे मछलियों के आटे की गोलियां खिलाने समुद्र में ना ले जाते तो वह वेल राक्षसी भी ना मरती, ना ही मछुआरों की भूतों की मुक्ति होती और ना ही ये हीरे मोती हमें मिलते जो राज्य की भलाई के कार्यों में बहुत काम आएंगे। बाकीलाल, इसी बात पर दे पुच्ची। ही मोटे, हर बार एक पुच्ची लेकर मेरा जी चलाता है, एक ही बार क्यों नहीं ले लेता एक बड़ा पुच्चा? तभी वहां पहुंची मछुआरों की टोली। महाराज, हमने समुद्र में भीषण लहरें उठती उछलती देखी। हमें तो आपकी फिक्र हो चली थी, क्योंकि हमने बाकीलाल जी के साथ आपको नौका में जाते देख लिया था। वो लहरें वेल राक्षसी के अंत के साथ उठी थी। अब तुम निर्भीक होकर मछलियां पकड़ने समुद्र में जा सकते हो। और जिस भी मछुआरे का
अंत वेल राक्षसी के हाथों हुआ उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हम उठाएंगे। नौका में भरा खजाना हमारे रथ में रखवा दो। मुझे एक हीरा भी नहीं मिला। महाराज विक्रम सिंह की जय। बाके ने रथ आगे बढ़ाया। बेटे बाके, लाल तू फिक्र मत कर, अभी तो कूड़ ही गिरा है, मूड और गूड़ गिरने तो बाकी हैं। मूड गिरेगा कल सूर्यास्त के वक्त, कल सूर्यास्त के बीच में। अभी आज आज रात्रि और कल का दिन बाकी है। तब तक चलते हैं कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का वास है। भगवान, मुझे आपके मस्तक पर स्थित इस तृतीय नेत्र का औचित्य जरा भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके खुलने पर तो सर्वथा प्रलय ही होनी है। क्या ऐसी नाशक वस्तु का आपने आपके मस्तक पर स्थित रहना उचित है? कहीं किसी दिन भूल से ही खुल गए तो क्या होगा? हे पार्वती, ये कोई आपकी जिवा नहीं जो भूल से किसी भी वक्त खुल जाए। यही वो शक्ति है जो राक्षसों को स्वर्ग की ओर मुख करके निंद्रा मगन होने से भी भयभीत करती है। किंतु तुम इन गूढ़ रहस्यों को नहीं समझोगी। जाओ हमारे लिए भांग का लोटा भर लाओ। तभी हा भोले शंकर, राक्षस इतने मूर्ख नहीं जो इतना भी ना समझ सकें कि अगर ये नेत्र खोला तो प्रलय में पृथ्वी भी नष्ट हो जाएगी, जहां तुम देवताओं की सृष्टि चलती है, और तुम ऐसा कभी नहीं चाहोगे। भोले शंकर, मैं उत्पात केतु तुम्हें सावधान करता हूँ, कोई भी अनुचित हरकत मत करना, क्योंकि देवी पार्वती इस समय मेरे गटासे की थार पर है। तुम यहाँ तक कैसे आ गए? मैंने देवताओं से भी बड़ी ब्रह्मांड की दूसरी शक्ति की तपस्या करके उनसे देवताओं के शरीर की गंध मांग ली। इस प्रकार मैं वो गंध छिड़क कर यहाँ आ गया, और स्वर्ग में प्रवेश करने पर भी मेरा आभास किसी को नहीं हो सका। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं धूम्रकेतु के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।